वर्ल्ड वार टू के बाद 1960s में यूएस में सब अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और जिस कारण हाउसिंग का डिमांड बहुत तेज से बढ़ रहा था। लोग लोन्स लेकर के मॉर्गेज लोन लेकर के अपना हाउस बनाना चाहते थे और बैंक इतना तेजी से ये बढ़ रहा था कि बैंक इनके लोन्स को मीटअप नहीं कर पा रहे थे, बैंक लोन नहीं दे पा रहे थे क्योंकि जो लोन ये जिस लोन का ये डिमांड कर रहे थे बेसिकली मॉर्गेज लोन था जो कि आपका लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, 30 इयर्स 20 इयर्स से 30 इयर्स के बीच में होता है। और बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट्स को लेकर के उसको चैनलाइज कर देते हैं। डिपॉजिट्स आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बैंक में अधिकतर आपका जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स वो क्या होते हैं, कासा होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट जो होते हैं वो तो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और वे आपका डिमांड लायबिलिटीज है। डिमांड लायबिलिटीज मतलब वो जब भी चाहे कोई भी कस्टमर आके अपना डिपॉजिट जो बैंक के साथ किया था वो अपना डिपॉजिट को उठा सकता है। सो पैसा का जरूरत होगा तो उठा ही लेगा, तो वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए था। और ये लोग जो डिमांड कर रहे थे, जो बैंक के कस्टमर्स है, जिस फंड को वो चैनलाइज करते हैं वे आपका लॉन्ग टर्म्स के लिए डिमांड कर रहे थे। तो बैंक के पास वो डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पा रहा था क्योंकि शॉर्ट टर्म का डिपॉजिट्स लेके बैंक लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा दिन तक लोन नहीं दे सकते। इससे क्या हो रहा था, आपका बैंक्स में लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया था, बैंक के पास कैश क्रंच हो रहा था। बैंक लोन का क्योंकि फंड्स का शॉर्टेज पड़ रहा था, वे लॉन्ग टर्म्स के लिए लोन दे रहे थे और जब लोग मांगने आ रहे थे तो उसका डिमांड्स को बैंक फुलफिल करने में बैंक को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इसी चीज से बचने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने 3 ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया उस वक्त, बेसिकली आपका बैंक्स को हेल्प करने के लिए। फर्स्ट जो था वो है गवर्नमेंट नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन, जिसको हम गिन्नी में के नाम से जानते हैं, द फेडरल नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन जिसे हम फैनी में के नाम से भी जानते हैं, और द फेडरल होम लोन मॉर्गेज कॉर्पोरेशन जिसको हम फ्रेडी मैक के नाम से भी जानते हैं। जब इनका फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ, देन एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट का इनोवेशन स्टार्ट हुआ और जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। वेलकम बैक गाइस, दिस इज ऋतुराज और आज हम बात करने वाले 2008 का फुल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें हम 3 कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। पहला है एबीएस, एसेट बैक सिक्योरिटीज और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइजेशन का फुल प्रोसेस एंड देन कोलैटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। लेट्स स्टार्ट। अब सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, बेसिकली जो बैंक्स है, बैंक्स तो लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर ही रहे थे और बैंक के पास पैसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि वे तो सब कुछ लोन में दे चुके थे। तो ये क्या करते थे, ये इन एजेंसीज को बेच देते थे, मतलब बैंक्स इन एजेंसीज को बेच देते थे। इसको एक एग्जांपल से समझिए। सब सोच लीजिए कि बैंक का करंट लोन बुक वैल्यू है $100 बिलियन और बैंक इस $100 बिलियन पे 12% का इंटरेस्ट पाने वाला है 1 साल के बाद। मतलब एक पर एनम के बेसिस पे 12% के इंटरेस्ट में बैंक ने इस पैसा को लोन में लगाया है, पैसा को इन्वेस्ट किया है। तो 1 साल के बाद बैंक के पास कितना होगा, $112 बिलियन। तो बैंक क्या करते थे, बैंक इन एजेंसीज को बेच देते थे स्लाइट डिस्काउंट में ताकि वे भी कुछ अपना रख सके। जैसे तो बैंक को तो पता है कि उनको 1 साल के बाद $112 बिलियन मिलने वाले हैं, तो बैंक सोच लीजिए इन एजेंसीज को $108 बिलियन में बेच दिए। तो इसमें फायदा क्या है, बैंक इंस्टेंट $108 बिलियन बैंक के हाथों में आ जाता था। अब बैंक क्या कर सकते थे, इसको फिर से आप वे लोन में लगा सकते थे। और दूसरा क्या एडवांटेज है, बैंक के सर से जो लोन और इंटरेस्ट का रिकवरी करना था, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, ये टोटली अब एजेंसीज के हाथ में चले गए हैं। तो बैंक इससे भी आपका बैंक का भी छुटकारा हो जा रहा है। अब क्या होता है कि सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में अब जब ये एजेंसीज बैंक से $108 बिलियन में लोन ले चुके हैं, अब ये क्या करते थे, इस पूल ऑफ लोन्स को, ये जो मॉर्गेज का लोन है, इसको वे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते थे, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज और मार्केट सिक्योरिटीज में, जिसको हम एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। और वे सिक्योरिटीज को वे इन्वेस्टर्स को बेच देते थे, ये बोलकर कि जब जब उनको प्रिंसिपल रिपेमेंट और इंटरेस्ट रिसीव होंगे, वे उस प्रोपोर्शन में जिसका जितना वेट में इन्वेस्ट किए हैं उन इन्वेस्टर्स को वे दे देंगे वो कैश फ्लोज। तो ये गारंटी आपका ये एजेंसीज लेते थे, बीच में इनका कुछ कमीशन रहता था। और ये जो हुआ इसको कहते हैं हम सिक्योरिटी। और ये जो एक नया फाइनेंशियल इनोवेशन हुआ, ये आपका मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज जिसको हम एसेट बैक सिक्योरिटीज भी कहते हैं। ये जो आपका सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि 1980s और 90s आते आते मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वे भी अब इस मार्केट में घुस चुके थे। सिर्फ मॉर्गेज ही नहीं, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, स्टूडेंट लोन्स भी बंडल करके बेचा जा रहा था। पर इसमें एक रिस्क तो जरूर था। बात कुछ ऐसा है कि तब जो वे एजेंसीज बैंक से लोन लेकर के ये करते थे, लोगों को, इन्वेस्टर्स को बेचते थे, वहां पर उनका गारंटी रहता था क्योंकि वो गवर्नमेंट
एजेंसीज थे। पर जब कि प्राइवेट लेंडर्स यहाँ पर आ गए तो वे ये गारंटी वारंटी नहीं देते हैं कि उनको मिलने वाला है या नहीं। वे क्या करते थे, अब यहाँ पर इसको और ज्यादा इनोवेट किया गया और एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या करते थे, जितने सारे जो ये एक पूल बनाते थे, पूल जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल के नाम से भी ये बोलते थे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स को ला करके इस पूल में रखा जाता था, देन इसको सिक्योरिटाइज किया जाता था, देन इसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जाता था जिसको हम कहते हैं एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, एंड देन ये डिफरेंट ट्रांचेस में बांट देते थे। मतलब ट्रांचेस मतलब क्या बोले, ब्रांच बोल सकते हैं या फिर सेगमेंट्स में बांट देते थे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। और तीनों का नाम दिया गया सीनियर ट्रांच, मेज़ानिन ट्रांच और इक्विटी ट्रांच। सीनियर ट्रांच में आपको बाकी और दो ट्रांचेस से रिटर्न कम मिलेगा, पर यहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा कम है। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल रिपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट का जो कैश फ्लोज है यहाँ पर आपको मिलने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है, पॉसिबिलिटी। देन मिजेन ट्रांच में उससे थोड़ा कम रहता है, यहाँ पर रिटर्न आपका सीनियर ट्रांच से ज्यादा रहेगा, पर यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा है डिफॉल्ट का, और डिफॉल्ट होगा तो फिर मिजेन ब्रांच को हल्का हल्का जर्क मिलने वाला है, मिजेनिन। और इक्विटी ट्रांच सबसे ज्यादा रिस्कियर है और यहाँ पर आपका रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। तो अगर सोच लीजिए कि जो बोरोवर्स है वे अगर डिफॉल्ट करते हैं, देन जो कैश फ्लोज जो पहले आपका कैश फ्लोज का नाम मिलने का जर्क मिलेगा वो आपका इक्विटी ट्रांच में मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर आपका रिस्क बहुत ज्यादा है और रिटर्न भी आपको ज्यादा दिया जा रहा है। उसके बाद अगर किसी को लॉस होता है देन वो आपका मेज़ानिन ट्रांच को होगा। अगर डिफॉल्ट का रिस्क का जर्क अगर इक्विटी ट्रांच के बाद कोई लेगा तो वो आपका मेज़ानिन लेगा, मेज़ानाइन, और देन लास्ट में आपका सीनियर ट्रांच को होने वाला है। इस हिस्से में ये बांट दिए, ये एक वाटरफॉल जैसा है, जैसे देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है। कैश फ्लोज पहले आपका कैश फ्लोज में हक रहेगा सीनियर ट्रांच का, देन रहेगा आपका मेज़ानिन ट्रांच का, और देन आपका रहेगा इक्विटी ट्रांच का। अगर कुछ बचा तो इक्विटी मतलब क्या, रेसिडुअल बस। पर रिटर्न सबसे ज्यादा आपका इक्विटी में ही रहेगा। पर अगर बाय चांस बोरोवर डिफॉल्ट कर देते हैं देन जो कैश फ्लोज है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल रिपेमेंट एंड इंटरेस्ट का पहला जर्क आपको लगने वाला इक्विटी ट्रांच को ही, देन मेज़ानिन ट्रांच एंड देन सीनियर ट्रांच। इस हिसाब से इसको फॉर्मेशन किया गया। और इसको देखिए, इसको ये वाटरफॉल के हिसाब में इसलिए यहाँ पर बोला गया द वाटरफॉल इन एंड एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। देन क्या हुआ, 1990s आते 1990s और 2000 के बीच में गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आते हैं कि यूएस गवर्नमेंट होम ओनरशिप को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और ताकि लो और मिडिल क्लास इनकम फैमिलीज को वो भी अपना घर खुद का ओन कर सके, जिस कारण बैंक्स में भी प्रेशराइज किया जा रहा था। क्योंकि ये पॉलिटिकल बयान है और वे बोले थे कि हर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को भी घर का ओनरशिप मिलेगा ही। तो जिस कारण एक पॉलिटिकल प्रेशर बैंक में तो पहले से दबाव पड़ा हुआ था। फिर आया आपका ये 2000 में .com बबल बर्स्ट हुआ, जिस कारण आपका इकोनॉमी पूरा डगमगा गया। तो अब हम सभी को इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम सभी को पता है कि बैंक जो है वे रेट्स कट कर देते हैं। मतलब हमारा इंडिया में तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट्स कट करते हैं, रेपो रेट कट करते हैं ताकि लोन चीप हो जाए। तो वैसे ही फेडरल रिजर्व ने उस वक्त रेट्स कट किए ताकि वे इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट कर सके, मनी सप्लाई को बढ़ा सके। तो उन्होंने पूरा इतना घटाते कुछ ही पीरियड्स में उन्होंने 1% तक ला दिया। मतलब अगर तब आप 100 रुपया का लोन लेने जा रहे हैं तो साल भर में आपको जो प्रिंसिपल रिपेमेंट प्लस इंटरेस्ट रिपेमेंट करना है वो है 101 रुपीज। 1% में लोन मिल रहा था। और यही से स्टार्ट हुआ आपका 2008 का जर्नी। पहले से आपका गवर्नमेंट का वो पॉलिसी था कि होम लोन्स ये हो जाएंगे, और जब लोगों ने देखा कि 1% में उनको लोन मिल रहा है देन वे ज्यादा से ज्यादा लोन के लिए डिमांड करने लगे, क्योंकि उनको भी तो घर बनाना है। जब आपको 1% में लोन मिल रहा है तो क्यों ना आप हाउस बनाए। तो हाउस पे एक बहुत ही ज्यादा डिमांड आने लगा, और हाउसिंग डिमांड तो आपका 1960 से स्टार्ट हो चुके थे। 1990s में गवर्नमेंट ने और ज्यादा पुश कर दिया, और जब ये 1% में आपका रेट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया टू 1%, तो लोन जब चीपर हो गए तो लोग और भी ज्यादा घर को बनाने के लिए लोन्स लेने लगे। सेम बैंक क्या करते हैं, बैंक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बैंक क्या करते थे, अधिकतर वे लोन लेते थे, और अब तो प्राइवेट बैंक्स भी आ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इनको वे लोन बेच देते थे, और वे फिर क्या करते थे, उसको डिफरेंट एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज में स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देते और लोगों को बेच देते थे। तो जिस कारण अब हाउस का डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने लगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्राइस तो इंक्रीज होंगे, प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए, बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उसके अंदर अब स्पेक्युलेटर्स भी आ गए। क्या सोचे कि जमीन का तो प्राइस कभी गिरने वाला है नहीं। जमीन का प्राइस कभी गिरता है क्या? लैंड कभी डेप्रिशिएट करता है? लैंड ऑलवेज एप्रिशिएट्स। तो स्पेक्युलेटर्स भी लोन लेकर के
जिनके पास बहुत पैसा था वे लोन ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर के मॉर्गेज लोन ले रहे थे और क्या कर रहे थे, और 3, 4, 5 जमीन एक साथ वे खरीदने का प्लान कर रहे थे और उस पर आपका इंटरेस्ट तो उनको देना ही है। यही सोचकर कि जमीन का प्राइस तो बढ़ जाएगा तो 1-2 जमीन वे बेच भी देंगे तो वो आराम से लोन का पैसा को रिकवर कर लेंगे। डिमांड तो और तेजी से बढ़ रहा है और जिस कारण आपका प्राइस और भी ज्यादा इन्फ्लेटेड हो गया, बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हो गया। अब बैंक सभी को, अधिकतर पूरा आपका पॉपुलेशन को बैंक लोन बांट चुके थे। अब बैंक के पास पैसा आएगा, बैंक को तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, तो बैंक ने क्या किया, अब यहां से आपका प्रॉब्लम पूरा स्टार्ट होता है और अब यहां पर आपका सब प्राइम क्राइसिस होना स्टार्ट होता है। लोन्स को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया, फर्स्ट है प्राइम लोन्स और दूसरा है सब प्राइम लोन्स। प्राइम लोन्स मतलब जो एलिजिबल होते हैं लोन्स के लिए, मतलब उसका क्रेडिट हिस्ट्री चेक किया जाता है, उसका इनकम चेक किया जाता है और वे क्या दे पाएंगे कि नहीं, ये सब जो बैंक एसेस करते हैं, जो एक्चुअली आपका क्रेडिट मैनेजर का काम होता है। तो यहां पर आप बैंक जब देख रहे हैं बैंक की 1% में लोन मिल रहा है तो वे तो अधिकतर आपका पॉपुलेशन को पूरा जो एलिजिबल थे उनको तो वे कवर अप कर चुके थे। अब वे सब प्राइम की ओर शिफ्ट हो रहे थे। सब प्राइम मतलब जिसका खुद का कोई परफेक्ट इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, उनको भी अब बैंक भर भर के लोन देना स्टार्ट कर दिए। अब बैंक क्या करते थे, वही सेम इनको भी लोन देते थे। अब बैंक को थोड़ी ना कुछ पड़ा है, बैंक के ऊपर थोड़ी ना जिम्मेदारी है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनसे इंटरेस्ट का पेमेंट को रिकवर करो या फिर प्रिंसिपल के अमाउंट को रिकवर करो। ये मतलब इतना ये रिलैक्सेशन दे दिए। जो एफोर्ड कर भी नहीं सकते, जिनको पता है कि वे कभी भी आपका लोन दे नहीं पाएंगे, वे डिफॉल्ट कर जाएंगे, पक्का डिफॉल्ट कर जाएंगे क्योंकि उनका तो कोई इनकम है ही नहीं। जब ये सब होने लगा, जब लोगों को पता चला ना कि अरे ये सब हो रहा है, तो वे भी अब झूठ से बैंक में जाकर बोलते थे कि मेरा देखिए मैं इतना इनकम है, मैं उतना इनकम है, आप मेरे को लोन दे दीजिए। अब उनको तो पता है बैंक चेक करने वाला ही नहीं है। एक्चुअली वो हो रहा था क्योंकि इतना सस्ता में लोन मिल रहा था, बैंक को तो सिर्फ अपना प्रॉफिट से मतलब था, तो उन्होंने इनको भी लोन देना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम लायर लोन्स के नाम से भी जानते हैं। निंजा लोन्स देना स्टार्ट कर दिए। लोन्स टू पीपल विथ नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट्स, इनको भी लोन दे देते। और ये सब चीज का साइकोलॉजी क्या था कि ये तो सब मॉर्गेज लोन ले रहे थे ना, ये तो आपका अपना हाउस बनाएंगे, घर बनाएंगे। घर बनाएंगे मतलब क्या, जमीन तो गिरवी है ना। अगर बाई चांस अगर ये डिफॉल्ट कर भी जाते तो हम इनका जमीन बेच के हम अपना रिकवर आराम से कर लेंगे। अभी तो सबको स्पेक्युलेटर्स बना है, अब सबको स्पेक्युलेट करने के लिए बैठा हुआ है। बैंक्स भी अब सब प्राइम लोन्स होने लगा, सब प्राइम इन लोगों को बैंक लोन देने लगे और बैंक को थोड़ी ना कुछ हेडेक था, वे इनको लोन देते थे और लोन्स को वे बेच देते थे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को, और वे स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते थे और उसको डिफरेंट ट्रांचेस में बांट देते थे। जो स्पेशल व्हीकल जो ये लोग बना रहे थे ना, ये लोग का जो सीनियर ट्रांच है, इन लोगों के लिए तो इनको इन्वेस्टर्स मिल रहा था, पर मेज़ानीन ट्रांच के लिए अब इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहा था क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका था कि ये लोग जो है कि जो सब प्राइम बैंक जब अब लोन देने लगे, जो जिनका कोई खुद का कोई ये नहीं, इनकम नहीं, जॉब नहीं, तो इनका लोन्स को आप कौन लेगा। इसमें तो पक्का ये लोग तो डिफॉल्ट, उनको तो पता था कि ये तो डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे, तो ये उनको खोजने में बहुत टाइम लग रहा था, जिस कारण इन्होंने क्या किया, ये जो मेज़ानीन ट्रांच है, मेज़ानीन ट्रांच को इसने और भी 3 ट्रांचेस में तोड़ दिया, जिसको हम ABS-CDO कहते हैं, या फिर इसका फुल फॉर्म है एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज कोलैटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। मतलब ABS का भी ABS करके बेचने लगे। ऐसे करके हुए जैसे वो सेम आपका रूल्स भी सेम है कि पहला जो आपका इंटरेस्ट आपको सीनियर ट्रांच को मिलेगा, देन मेज़ानीन ट्रांच को मिलेगा, एंड देन इक्विटी ट्रांच को मिलेगा, एंड जो पहले रिस्क बेयर करेगा या फिर जर्क जिसको पहले लगेगा वो इक्विटी ट्रांच को, और जो तीसरा आपका बाकी रहा इक्विटी ट्रांच, इसको तो कोई लेने से रहा। तो ये बेसिकली ओरिजिनेटर्स खुद अपने पास ही रख देते थे, मतलब बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स अपने पास ही खुद रख देते थे। और यहां पर आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का भी बहुत ही ज्यादा एक हाथ था इस चीज को बिगाड़ने के लिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वे एजेंसीज होते हैं जो इन्वेस्टर्स को ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यहां पर आपको आपका इंटरेस्ट मिलने का डिफॉल्ट रिस्क कितना ज्यादा है। अगर डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम होता है देन वो आपका AAA कैटेगरी में होता है, एंड देन जितना कम होता है वो आपका BBB ऐसे करके वो फॉल हो जाता है। तो बेसिकली आपका AAA जो बॉन्ड्स या फिर सिक्योरिटीज होते हैं उसमें आपका क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क बहुत ही कम रहता है, पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज तब कुछ कमीशंस के लिए सभी में, मतलब जो आपका सीनियर ट्रांच था वो तो आपका AAA रेट कर ही रहे थे, और मेज़ानीन ट्रांच में भी वे अच्छा खासा रेट कर दे रहे थे कि हाँ मीडियम माइल्ड रिस्क है इसमें, पर जबकि उनको पता था कि रिस्क बहुत ज्यादा है, पर वे माइल्ड रिस्क का रेटिंग दे रहे थे, और आपका इक्विटी ट्रांच को ये रेट नहीं करते थे, पता है कोई लेगा नहीं इसको, तो जिस कारण बैंक अपने पास ही ये चीज को रखते थे। दिस इक्विटी ट्रांच को बैंक बेच नहीं पाते थे। इसका मतलब क्या, बैंक ही खुद इसमें इन्वेस्टेड है। दूसरा, बैंक जो है वे लेंडर्स को, वे बोरोअर्स को एडजस्टेबल रेट मॉर्गेजेस में लोन देते थे। मतलब लोन का अमाउंट यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है इंडेक्स
प्लस मार्जिन, मतलब ये आपका फ्लक्चुएट करता था और ये आपका डायरेक्टली लिंक था। जो मार्जिन इंडेक्स मतलब क्या, जो आपका फेडरल रिजर्व या फिर सेंट्रल बैंक ने जो आपका एक मार्जिन डिसाइड कर दिया प्लस बैंक का एक्स्ट्रा मार्जिन जो आपका बैंक का प्रॉफिट होता है वो वाला। तो जब आपका फेडरल रिजर्व बैंक उसको घटाएगा या बढ़ाएगा अपने इंटरेस्ट रेट्स को, उसी हिसाब से ये घटेगा और बढ़ेगा। तो इनिशियल डेज में क्या था, तब 1% में लोन हो गया था, तो बैंक भी सेम चीज को पास ऑन कर दे रहे थे इन बोरोवर्स को। तो इनिशियल डेज में तो लोन बहुत ही चीप था, सस्ता था। देन 2006 आते आते आपका इन्फ्लेशन वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस कारण, और हम सभी को पता है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है देन सेंट्रल बैंक्स आपका इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, मतलब लोन्स एक्सपेंसिव कर देते हैं। जब लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे देन वे लोन लेंगे नहीं और फिर आपका डिमांड कम जाएगा, देन धीरे धीरे आपका इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज हो जाएगा। वही सोच करके बैंक ने 2006 आते आते बैंक ने वही अपना जो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने रेट कट किया था 1% का, वही अब बढ़ के हो गया है 6%। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम इतना हो गया कि लोग अब 6% का ब्याज उस पर दे नहीं पा रहे हैं उनके लोन के अमाउंट पे। सो दे स्टार्टेड डिफॉल्टिंग, और जब वे डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिए तो क्या हुआ कि वे तो मॉर्गेज लोन लिए थे, तो बैंक क्या कर रहे थे कि एक एक करके अपना वो गिरवी को बेच रहे थे अपना अमाउंट को रिकवर करने के लिए। अब जब एक साथ जब अब 6% का जब इतना बड़ा बोझ इन पे आ गया तो ये क्या किया कि अधिकतर लोग ही डिफॉल्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट किया। एंड ओवर द इयर्स जब ये डिफॉल्ट का अमाउंट ज्यादा बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि बैंक इतना ज्यादा बेचने लगे बैंक इनके मॉर्गेजेस को बेचने लगे अमाउंट को रिकवर करने के लिए कि सप्लाई साइड बहुत ज्यादा हो गया। तो जिस कारण आपका जो हाउस का प्राइसेस है जो वो धीरे धीरे गिरने लगा। अब इसका डोमिनो इफेक्ट हो गया। इस इफेक्ट का क्या हुआ, मतलब कि जब प्राइसेस गिरने लगे तो सोच लीजिए आज को अगर आप कोई भी एसेट खरीद रहे हैं तो आपको यही तो आप सोच के खरीद रहे हैं ना कि फ्यूचर में जाकर ये आपको एप्रिशिएट करेगा, ये आपका प्राइस को बढ़ा देगा या फिर आपको इससे गेन होगा। पर तब जबकि इतना डिफॉल्टर्स हो गए थे, इतना डिफॉल्ट हो रहा था, बैंक जब बेच रहे थे तो फिर क्या हुआ, सप्लाई साइड बढ़ गया। जब सप्लाई साइड बढ़ गया तो फिर प्राइस गिरने लगे। और जो आज को हाउस को ओन कर रहे थे या फिर जिसका अभी पीरियड चल रहा था लोन का, अब सोच लीजिए अगर करंट वैल्यू अगर 1 लाख होता या फिर 1 करोड़ होता देन वो अभी घट करके 70 लाख या 60 लाख ही हो गए। खरीदा इसलिए था कि उनको पता था कि एसेट्स ऑलवेज एप्रिशिएट्स, पर ये तो डिक्रीज हो गया, ये तो आपका डेप्रिशिएट कर गया, तो उन्होंने ऐसे ही बेच दिया। बोले कि नहीं मेरा अब इसमें फायदा ही क्या है, मैंने जो सोच के खरीदा था वो तो उतना हुआ ही नहीं। तो इस कारण आपका बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ और पूरा सिस्टम धीरे धीरे क्रैश कर गया। तो जितने सारे बैंक्स और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स इसमें लोन फंसाए हुए थे, इस ट्रांचेस में इन्वेस्ट किए हुए थे, वो सब लॉस में चले। तो एक तरफ से ये जो डोमिनो इफेक्ट हुआ, जब सब कुछ एक साथ होने लगा, सब कुछ गिरने लगा, तो फिर आपका क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक बहुत ही बड़ा क्रैश देखने को मिला। इसमें लेमन ब्रदर्स जो बैंक है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गया, उनको बैंक्रप्सी फाइल करना पड़ा। और बाकी बहुत सारे बैंक्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने आके प्रोटेक्ट कर लिया है, और कुछ मॉर्गन स्टैनली ने खरीद लिया, कुछ जेपी मॉर्गन ने खरीद लिया, कुछ ने एक्विजिशन कर लिया। ऐसे करके सब कुछ धीरे धीरे स्टेबल हुआ और ये है आपका पूरा क्राइसिस। आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा कुछ समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी टाइप का डाउट अराइज हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।